for joining us on the stage once again. Moving further, ladies and gentlemen, I would now request Ms. Vandana Bharti, AVP Commodity Research, SMC Global Securities, to please come up on stage and give a speech on fundamentals and outlook of turmeric, coriander and cumin. Vandana Bharti, an MBA in Finance and Marketing from Banasthali Vidyapeeth, boasts over 19 years of extensive experience in the commodity markets. As the head of the Commodity Research Division at SMC Global Securities Limited, she is renowned for her in-depth expertise and insightful outlooks across a wide spectrum of commodities traded on leading exchanges like COMEX, LME, MCX, NCDX, etc. Vandana's analysis and forecasts are highly regarded in the industry, often shaping market perspectives. Her work has been featured in prominent publications such as Economic Times, Business Standard, Commodity and Derivatives, Commodity Market, etc. Put your hands together, everybody, for Ms. Vandana Bharti. Yes, fine. Thank you सभी लोगों को. और आज बहुत सारी बातें हुई, ग्राउंड रियलिटी यहाँ पे देखने को मिला. थोड़ा सा भारी हो गया था माहौल यहाँ पे. जितनी बातें हो रही थी उससे लग रहा था कि क्वालिटी कंसर्न है, सॉइल हेल्थ का यहाँ पे मामला है, क्लीनिंग का मामला है, शिपमेंट में गड़बड़ी है और कुछ गवर्नमेंट डेटा भी यहाँ पे अच्छा नहीं आ रहा. डेटा का बहुत बड़ा मामला है. इतनी गड़बड़ियों के बीच में जो स्पाइसेस का आंकड़ा है भारत का, वो चौंकाने वाला है. इसके लिए हम गुलाम भी बने थे. और इसके बाद मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि तमाम गड़बड़ियों के बाद भारत का जो यहाँ पे CAGR है, जिस ग्रोथ रेट से स्पाइसेस इंडस्ट्री बढ़ रही है, ये 9.2% है. ये बीट कर रहा है इंडिया के GDP को भी. अगर आप इसको ग्लोबल डेटा से देखेंगे तो ग्लोबली यहाँ पे अगर हम स्पाइसेस इंडस्ट्री का ग्रोथ देखेंगे, ये सिर्फ 5% का है. और इतनी गड़बड़ियों के बीच अगर हम 9%, 9.5% से ग्रो करते हैं, अगर इंडस्ट्री, किसान, फार्मर्स, यहाँ पे गवर्नमेंट मिल के अगर काम करते हो, जितनी यहाँ पे आपने कंसर्न्स दिखाए हैं उसमें से 10% भी यहाँ पे अगर उस पर काम हो जाए तो मेरे ख्याल से ये ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. अगर टर्नओवर वाइज बोला जाए तो पूरा जो ग्लोबल स्पाइस इंडस्ट्री है करीब यहाँ पे $17 बिलियन का है. अपना भारत उसमें $5 बिलियन अकेला देखता है. तो हम हर कमोडिटी में बोलते हैं चाइना जो है वो आधा मतलब कि कंट्रीब्यूट करता है, मेटल्स हो, एनर्जी हो, कोई भी फैक्टर्स हो. स्पाइसेस ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हम कहते हैं कि इंडिया यहाँ पे डोमिनेट करता है. 4 से 5 बिलियन डॉलर का हमारा है और ये उम्मीद है यहाँ पे कि 2029 तक ये हम इसे $10 बिलियन तक यहाँ पे ले जा सकते हैं. तो थोड़ा माहौल को मैं हल्का और थोड़ा अच्छा करना चाह रही थी कि आप लोगों के प्रयास से, क्योंकि यहाँ पे फार्मर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, ट्रेडिंग बॉडीज़ हैं, यहाँ पे स्पाइसेस इंडस्ट्री पूरी यहाँ पे है. तो मेरे ख्याल से ये डेटा काफ़ी चौंकाने वाला है. और क्रॉप आउटलुक मैं यहाँ पे नहीं बात करूँगी, काफ़ी डेप्थ में हुआ है और जो जिन लोगों ने किया है वो ग्राउंड रियलिटी जानते हैं. मैं सीजनैलिटी पे यहाँ पे थोड़ा बात करना चाह रही थी. कुछ प्राइस आउटलुक है और कुछ यहाँ पे सीजनैलिटी है. और थोड़े ही साल पहले हम 167 कंट्रीज़ में सप्लाई करते थे. ये डेटा बहुत जल्दी से बढ़ रहा है. अब हम 200 कंट्रीज़ में यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं. हमारा जो निश मार्केट है, क्योंकि यूरोप से मतलब क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस वहाँ से आ जाते हैं. इनफैक्ट जापान से अभी यहाँ पे आया है कार्डमम को लेके, और काफ़ी सारी मार्केट्स है. लेकिन हमारे लिए निश मार्केट खुला हुआ है और ये हमारा है, आपको अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है और ईस्ट यूरोपियन जोन है हमारा. तो ये नीश मार्केट हमारी जो अदर मार्केट्स में जो हम बोल रहे हैं कि वो बुल्गारिया का लेते हैं, उसके बावजूद मतलब वहाँ का इन्फीरियर क्वालिटी भी ले लेते हैं, हमारे शिपमेंट में उनको प्रॉब्लम होती है. तो दीज आर द निश मार्केट यहाँ पे हो सकता है. लोकल फैक्टर्स हम लोगों ने काफ़ी यहाँ पे डिस्कस किया है. मैं ग्लोबल फैक्टर क्या चेंजेस आ सकते हैं 2025 में, ये मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाह रही हूँ. सबसे बड़ा मेजर फैक्टर ये माइक हो गया. कोई नहीं सर, मैं ले लेती हूँ. शिपमेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा फ़र्क आ सकता है, शिपमेंट में आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जैसे ही ट्रंप आए हैं तो ट्रंप फैक्टर इंपॉर्टेंट है सबके लिए. इजराइल वाला आपने देखा होगा कि आते ही यहाँ पे सीज़ फायर की बात हुई है. अब यहाँ पे यूक्रेन और रशिया दोनों ही यहाँ पे चाह रहा है सीज़ फायर.
युद्ध बंद करना चाह रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर ये चीज़ होता है तो सबसे ज़्यादा शिपमेंट में फ़र्क पड़ेगा, उसका फ़र्क जो है वो स्पाइस इंडस्ट्री पे भी पड़ेगा। तो वो एक मेजर फैक्टर्स है। उसके बाद करेंसी हमारा बहुत बड़ा मेजर फैक्टर यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो रहा है, हमारा इंडियन INR जो है यहाँ डेप्रिशिएट हो रहा है। लेकिन अगेन एक्सपोर्ट्स के लिए ये एक पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे मैं इसे पॉजिटिव में ही लूँगी। अब यहाँ पे सिर्फ टर्मरिक कर लें तो इसका जो ग्रोथ है इंडस्ट्री का ये 6% का है। पूरी स्पाइसेस इंडस्ट्री के यहाँ पे 9% से ज़्यादा है, लेकिन टर्मरिक इंडस्ट्री का यहाँ पे 6% का एक ग्रोथ रेट है। ओवरऑल अगर कंजम्पशन देखा जाए, पर कैपिटा कंजम्पशन कितना है, तो हमारे यहाँ करीब 4 kg हम साल में 4 kg एक आदमी मसाला खा लेता है। यूरोपियन स्टैंडर्ड देखेंगे वो अलग है, लेकिन अगर ओवरऑल ग्लोबल देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं 2.5 kg पर एनम यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे ये चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हुई हैं। एक आप रिटर्न पे अगर ध्यान देंगे, ये जितनी भी NCDX की एग्री कमोडिटीज़ थी उसका रिटर्न मैंने यहाँ पे लिया था कि पिछले बार 24 में आखिर हुआ क्या था। तो आप स्पाइसेस में देखेंगे कोरिएंडर ने रिटर्न दिया है 12% का, टर्मरिक ने रिटर्न दिया है 5% का, और जीरा ने -21% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो जीरा के प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन नहीं थे, क्योंकि 23 में हम लोगों ने बहुत बड़ा हाई आता हुआ देखा था। ये टर्मरिक का एरिया और प्रोडक्शन था, ये अभी मैं बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूँगी, मैं सीजनैलिटी पे आना चाहूँगी सीधा, और इन मुद्दों पे भी हम लोगों ने बात किया है। ये मैं आपको एक दिखाना चाह रही थी, ये हम लोगों ने 10 साल का एक्सपोर्ट का एक वो लिया है, एवरेज लिया है। ये ऑरेंज डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हैं ये एक्सपोर्ट का एवरेज है कि किस किस महीने में हमारा एवरेज जो है वो हायर साइड जाता है और कहाँ पे हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम होता है, और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपको प्राइसेस पे मिलेगा। अगर मैं प्राइस का सीजनैलिटी चार्ट दिखाऊं तो आपको वहाँ पे ये क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ये हमारे कुछ एक्सपोर्ट्स के फिगर थे जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया था, 24, 25 का भी लिया था, किस किस कंट्रीज़ में यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो कितना मतलब कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया एक्सपोर्ट्स अबाउट 12-15% ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन ग्लोबल मार्केट। तो इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने बात किया हुआ है। टर्मरिक के ट्रेड का ईयर्स और 9 ईयर्स का एवरेज यहाँ पे अगेन हम लोगों ने लिया है। तो आप देखेंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च में जो हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है, और ये कंटिन्यू होता है अप्रैल, मई, जून तक। और जुलाई के बाद हम लोग देखते हैं कि एक स्लगिश पीरियड आता है टर्मरिक में एक्सपोर्ट डेटा को लेके। ये इस पे मैं आप काफ़ी डिस्कशन होगा, तो इस पे मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहूँगी। मैंने एक यहाँ पे एक प्राइस का सीजनैलिटी चार्ट बनाया था। इसमें हम क्या करते हैं ना कि 15-20 साल का जो प्राइस है उसका हम एवरेज लेते हैं, सीजनैलिटी लेते हैं कि किस महीने किस किस तरीके का परफॉर्मेंस होता है, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और जो मैंने रिसेंट में ट्रेंड देखा है, मैंने ये देखा है कि फार्मर्स की होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी रही है। ये दिखा है पिछले 2 सालों में जीरा में और टर्मरिक में उन्होंने होल्ड किया है, और जब भी जी प्राइसेस हायर साइड गए हैं तब उन्होंने अपने स्टॉक्स को रिलीज़ किया है। 5 साल 6 साल पहले ये पैटर्न हम लोग को देखने को नहीं मिलता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हम यहाँ पे जनवरी एंड में हैं, और टर्मरिक में आपको मार्च तक प्राइसेस जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ रहेगा, और मार्च के बाद आपको मार्च के हाई से अप्रैल तक से जून तक लेके ये 4 महीना थोड़ा सा हमारा स्लगिश जोन होगा। तो जो भी फार्मर्स हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके मार्च तक अगर रखते हैं प्रोड्यूस को, उन्हें अच्छा भाव मिलेगा, और जो व्यापारी को यहाँ पे लेना है सस्ते में, वो यहाँ पे अप्रैल, मई, जून वाला जो महीना है वो यहाँ पे आप प्रेफर कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे जब बिजाई की या जब हमारा फेस्टिव सीज़न का डिमांड आता है और प्रोक्योरमेंट इन एडवांस होता है, तो हमारा जो जुलाई से लेके अगस्त सितंबर तक का महीना होता है वो काफ़ी बढ़िया होता है टर्मरिक के लिए। तो ये 20 साल के एवरेज पे बना हुआ है। इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे हम ट्रेड पोजीशंस लेते हैं या हेज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि सीजनैलिटी एग्री कमोडिटीज़ में खासकर बहुत अच्छा काम करती है, और इसके अकॉर्डिंग हम अपने ट्रेड को मैनेज करके चल सकते हैं। टर्मरिक का प्राइस आउटलुक की बात की जाए तो ये 2004 में जब ये लॉन्च हुआ था ये कमोडिटी NCDX पे, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके का प्राइस मूवमेंट था। जब 2004 में टर्मरिक लॉन्च हुआ था ये 2000 के करीब प्राइसेस थी इसकी, और इसने बिल्कुल हाई लगाया 20,000 का 2024 में, यानी कि 20 साल में टर्मरिक का प्राइसेस 2000 से 20,000 हो गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये इंडस्ट्री ग्लूमी है और यहाँ पे रिटर्न नहीं है, और हम किसान भी बहुत ज़्यादा इसमें हैं, डिस्मे में है। भले इनपुट कॉस्ट भी यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे इसने 2 साल बाद ये पैटर्न मैं आपको दिखाना चाहती थी। थोड़ा टाइम का मेरा वो कंस्ट्रेंट है। हर 2 साल पे ये एक राइज आता है और फिर एक फॉल आता है। यहाँ जब फॉल आता है तो हर साल आप देखेंगे जब भी फॉल आया है
उस साल हमारा एक्सपोर्ट डेटा ज़रूर यहाँ पे इम्प्रूव होता है, और एक साल जब इम्प्रूव होता है एक्सपोर्ट डेटा तो हमारा फिर ये जो पैटर्न है फिर हमारा हायर साइड जाता है। अगेन हमने देखा है कि यहाँ पे एक अपसाइड आया है, एक करेक्शन यहाँ पे टर्मरिक लेगा, जो कि मुझे लग रहा है कि अभी मार्च महीने के बाद आना चाहिए यहाँ पे। और मेजर जो रेंज था, काफ़ी ज़्यादा रेंज में इसने मतलब ट्रेड किया है, और जब ब्रेकआउट आया है तो 20,000 का लेवल इसने देखा है। अब हल्के से एक माइनर करेक्शन मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में आना चाहिए यहाँ पे। इसके बाद हम लोग इसमें फिर से एक अपसाइड देख सकते हैं। तो जो सपोर्ट लेवल है, जो ऐसा जैसा आप लोग बात कर रहे थे, मेरा भी वही सिमिलर व्यू है। यहाँ पे 12,000 तक का जो लेवल है डाउन साइड में आता हुआ हम देख सकते हैं, जबकि जो अपसाइड लेवल है वो मुझे लग रहा है कि अगेन यहाँ पे 16,000 से रहना चाहिए पहला। और अगेन मुझे लग रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा जब पीक सीज़न आएगा, नवंबर वाला टाइम आएगा, उस समय हम प्राइसेस को 17 से 18,000 आता हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। ये जीरा का एरिया और प्रोडक्शन हम लोगों ने लिया था, क्योंकि इस पर तो काफ़ी ज़्यादा बात हुई है। अभी यहाँ पे डाउन होने की उम्मीद है, तो मुझे लग रहा है कि जीरा का प्राइसेस इस बार थोड़ा सा डाउन साइड के बाद यहाँ पे संभलेगा। और मुझे लग रहा है कि होरेका इंडस्ट्री से भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है यहाँ पे, और मुझे लग रहा है कि पर कैपिटा कंजम्पशन भी यहाँ पे बढ़ रहा है। तो मुझे कोई यहाँ पे स्टोरी नहीं लग रही है कि मेजर यहाँ पे क्रैश आएगा जीरा के प्राइसेस में, जो कि लोग बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा फॉल यहाँ पे आ सकता है। तो डेटा यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रहा है कि कोई मेजर फॉल यहाँ पे आने वाला है। ये सीजनैलिटी को आप ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि ये है कि मंथ वाइज किस तरीके से इतने सालों में पर्टिकुलर कमोडिटीज़ ने यहाँ पे ट्रेड करा है। आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फॉल यहाँ पे जनवरी महीने में आता है। जो भी रेड काउंटर अब आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे माइनस जाता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे फरवरी के बाद, आप लोगों ने भी कहा था पिछले प्रीवियस पैनल में कि फरवरी के बाद प्राइसेस यहाँ पे हायर साइड जाने चाहिए। वो बिल्कुल सही यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको फरवरी मंथ में एक रेड पूरा कॉलम बन रहा है। बहुत कम साल में 22-21 में हुआ, और 16 में, सिर्फ 3 साल में ऐसा हुआ है कि प्राइसेस ऊपर गया नहीं। तो फरवरी महीना जीरा के लिए यहाँ पे वीक होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे इंतज़ार करना है। जो हम बोल रहे हैं ना 19,400 19,000 का लेवल है, वो आपको फरवरी में देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक रैली आएगी, और जब रैली आएगी तो कंटिन्यू रहेगी। अगला जो डाउन साइड है वो हो सकता है कि हम सितंबर महीने में आता हुआ देखें, जो कैलकुलेशन वाइज यहाँ पे निकाला गया है। तो मेरे ख्याल से ये सीजनैलिटी मंथ वाइज थी यहाँ पे। अब यहाँ पे जीरा में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेजर जो फॉल आता है ये जनवरी से फरवरी मार्च तक का रहता है। और रीज़न आप सबको पता है यहाँ पे कि अराइवल्स होते हैं और प्रेशर आता है। तो यहाँ पे मेजर फॉल आपको जनवरी फरवरी तक दिखेगा। मार्च में मुझे लग रहा है कि मार्केट स्टेबल होगी। लेकिन जीरा के प्राइसेस की खासियत ये होती है, क्योंकि रमज़ान वगैरह से यहाँ पे एक बेस बनना शुरू हो जाएगा किसी भी कमोडिटीज़ में, स्पाइसेस में खासकर, और वहाँ से जो अपसाइड आएगा, तो मुझे लग रहा है कि मार्च से लेके नवंबर तक आपको जो अपसाइड आएगा, इसमें कम से कम यहाँ पे 7-8% का रिटर्न ऑलरेडी जीरे में आपको, उससे ज़्यादा का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो ये साइकिल पे आपको बिल्कुल लोअर लेवल पे, चाहे मार्च हो या फरवरी हो, उसमें जो भी लोज मिलता है वहाँ पे आप प्रोक्योर कर सकते हैं। और फार्मर्स अगर होल्ड करते हैं तो उन्हें हो सकता है कि जुलाई तक इसमें काफ़ी बढ़िया भाव देखने के लिए मिले। अब यहाँ पे ये भी मैंने 2005 से लिया है, जब ये कमोडिटी लॉन्च हुई थी। काफ़ी दिनों तक ये बिल्कुल रेंज में ये कमोडिटी रही है, लगभग 2005 से लेके 17 तक, 2005 से लेके आप 13 तक देखेंगे ये 10,000 के ही रेंज में घूमी है। उसके बाद धीरे धीरे हाई आया है, और 21-22 के बाद आपको भी पता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कम था। एक हम लोगों ने स्पाइक आता हुआ देखा, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर रहा है। तीसरे साल लगातार अब ये डाउन साइड जा रहा है। तो पहले ये डाउन साइड रहेगा, और यहाँ पे हो सकता है 19,000 का लेवल हम आता हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि 2005 से 22 तक लगभग यहाँ पे आपको 173% का जो सर्च है वो यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे ऊपर में नीचे की तरफ 19,000 लग रहा है। उससे ज़्यादा अगर वर्स्ट कंडीशन होता है, जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है, ये एक टेक्निकल लेवल है, 16,500 का है, लेकिन लग नहीं रहा इतना आएगा। लेकिन अपसाइड में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अगर यहाँ पे स्टेबल होती है तो 28,180 तक एक टेक्निकल लेवल जो है वो निकल के आ रहा है कैलकुलेशंस के हिसाब से कि जीरे में आता हुआ हम देख सकते हैं। फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेक्निकल हमें बताता है कि एंट्री एग्जिट हमें कहाँ करनी है, क्योंकि फंडामेंटल्स में लेवल्स निकल के यहाँ पे नहीं आते हैं। तो कोरिएंडर के बारे में मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे तो सब लोगों ने बोला है। एक कंसर्न मेरा है, उन्होंने सुबह में बोला था प्रीवियस सेशन में, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अजय जी ने भी शेयर किया था कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अगर धनिया हल्का निकल के आया और यील्ड कम हुआ
तो आप लोग जो बोल रहे हैं ना, जो धनिया है ये बहुत ज़्यादा तेज रहेगी। धनिया में मुझे लग रहा है कि स्पाइक आएगा, और 13-14 हज़ार वाला लेवल, मतलब मैं नहीं कह रही कि एकदम से आ जाएगा, लेकिन अगले साल तक आपको वो लेवल टूटता हुआ दिख सकता है, क्योंकि धनिया में वो हल्का हो जाएगा। धनिया अगर इस तरीके से टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा रहा तो यील्ड पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि हम ये तो देख लेते हैं कि रकबा क्या है, लेकिन यील्ड फाइनल मतलब कि वो बताता है। तो मेरे ख्याल से ये एक कंसर्न है, उस पर हमें ध्यान रखना होगा। एक्सपोर्ट वाइज तो हम जानते हैं कि एक्सपोर्ट काफ़ी इसका बढ़िया हुआ था, इंडिया का ये एक्सपोर्ट फिगर है। अब ये लास्ट स्लाइड है, इसमें मैं ये दिखाना चाह रही थी कि जनवरी से फरवरी तक, बाकी में तो हम लोगों ने देखा है कि जीरे और टर्मरिक में एक डाउनफॉल आ रहा है, लेकिन धनिया फरवरी से स्टेबल हो जाएगा तो मार्च तक एक काफ़ी बढ़िया एक वो दिखाएगा। इसमें सीजनैलिटी के हिसाब से एक अच्छा लेवल दिखाएगा, और मेजर फॉल वहाँ पे आपको मई जून जुलाई वाला जो महीना है ये थोड़ा मंदी का समय रहेगा धनिया में, और उसके बाद जो तेज़ी आएगी फिर वो हमारा जो लास्ट का 2 क्वार्टर है उसमें धनिया में ज़्यादा तेज़ी आने की संभावना है। तो मेरे ख्याल से अकॉर्डिंगली अगर हम ट्रेड करें तो अगेन हमें मतलब कि एंट्री एग्जिट के लिए काफ़ी सुविधा यहाँ पे मिल जाएगी। तो कुछ तो मैंने यहाँ पे वो करा था, और मुझे लग रहा है कि मेजर अभी रमज़ान का जो ऑफ्टिक होगा वो यहाँ पे प्राइसेस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और ये अगर टेक्निकल लेवल वाइज में बोलूँ तो मुझे लग रहा है कि 10,000 का लेवल मतलब इस बार बिल्कुल मतलब जल्दी में ही आना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा 9200 मतलब कि आज आना चाहिए, और 10,000 के बाद नेक्स्ट जो लेवल बनेगा वो 12,240 का बनेगा। ये जो आउटलुक है ये 2025 के लिए है, और की सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है 68-62 का। काफ़ी लोगों ने बोला कि 7,000 पे या 7,500 पे रुकेगा। अगर वर्स्ट केस यहाँ पे आया, मैं वर्स्ट केस की बात कर रही हूँ, तो 6,900 तक प्राइसेस एक बार नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसमें ऊपर का है। और जाते हुए एक लास्ट स्लाइड है, ये खुश करने देने वाला स्लाइड्स है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। INR दो यहाँ के लिए कंसर्न है, लेकिन बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। INR का आप 2003 से देखें तो कितने मतलब कि 40 से लेके ये 86 तक गया है। इस बार चांसेस है कि 92 तक डेप्रिशिएट हो सकता है, 92 तक डेप्रिशिएट हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर गोल्ड का ही देखें इस बार कि 25% अगर इंटरनेशनल मार्केट में रिटर्न है तो हमारे यहाँ 30% से ज़्यादा का हो गया, क्योंकि INR यहाँ पे डेप्रिशिएट हो रहा है। तो ये चीज़ें जो INR का प्रीमियम है वो भी यहाँ पे ऐड ऑन आपको होगा। तो मेरे ख्याल से करेंसी फैक्टर एटलीस्ट यहाँ पे स्पाइसेस सेगमेंट के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा। तो ये आउटलुक था मेरी तरफ से। और कुछ जाते जाते मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। आने से पहले मैंने कुछ लोगों से बात करी थी, उन्होंने क्वालिटी कंसर्न्स बोले थे। उनका इसमें किसान भी थे, इसमें रिसर्च हाउस भी थे, और कुछ ऐसे रिसर्च हाउस थे जो ग्राउंड में जाके उन्होंने मतलब सर्वे किया था। उनका ये मैसेज था कि आप वहाँ पे जाएंगी तो ये मैसेज ज़रूर दीजिएगा। उन्होंने कहा कि किसान को आप बोलते हैं कि पेस्टिसाइड्स वाला माल लाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उन्हें देना क्या है। उन्हें ये नहीं पता, वो इतने मतलब कि अलर्ट नहीं है, वो इतने मतलब कि अवेयर नहीं है कि उन्हें देना क्या है। बोलते हैं कि हमारा माल तो छट जाता है साहब, लेकिन कोई लैब नहीं है, कोई टेस्टिंग नहीं है, हमें पता नहीं चलता कि ये पता चलता है कि यूरिया नहीं डालना है, डालना क्या है ये हमें नहीं पता है। तो वो बोल रहे थे कि सारा हम लोग ये नहीं कह सकते कि ट्रेडिंग बॉडीज़ पे ही रहे, लेकिन उनका ये था कि गवर्नमेंट, फार्मर और ट्रेडिंग बॉडीज़ वो क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस दें, वो हमें बताएं कि मैन्योर क्या क्या चाहिए, सॉइल हेल्थ क्या होना चाहिए। तो वो बोल रहे थे कि हमारा माल रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन हमें करना क्या है जो माल एक्सेप्ट हो, इसकी जानकारी हमें नहीं है। तो उनका था कि आप जाइए और वहाँ पे ये मैसेज दीजिए कि कोई मैकेनिज़्म ऐसा बनना चाहिए कि हमें बताया जाए कि इसमें ये खाद डालो, ये सॉइल स्पेसिफिकेशंस होना चाहिए तुम्हारा। और लैब की कमी की बात वो बहुत ज़्यादा कर रहे थे कि लैब की कमी है टेस्टिंग क्वालिटी के लिए। तो आप लोग सरकार तक इस बात को बढ़ा सकते हैं वो इंडिविजुअली इनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि मार्जिनल किसान जाके वो इन चीज़ों को उठाएं, तो हम लोग के माध्यम से वो उठाएंगे। और डिजिटल इंडिया तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें पहले से काफ़ी ज़्यादा आसान हैं। और मैंने किसान का देखा भी हुआ है, क्योंकि किसान फैमिली से हूँ मैं। तो ये नहीं होता था कि ज़रूरत क्या है, आपने कितना यूरिया दिया, तो मैंने 1 बोरी दिया है, तो उनको लगता है हम तो इनसे बड़े भैया, हम 1.5 बोरी देंगे। तो ये उनका मतलब एक मतलब पैमाना होता था डालने का कि उसने 1 बोरी दिया तो हम 1.5 बोरी देंगे। उनको नहीं पता कि फसल को कितना चाहिए। तो ये मैकेनिज़्म आप लोग यहाँ पे मिलके सेटअप करिए, इसका रास्ता बनाइए। तो वो बोल रहे थे गवर्नमेंट,
ट्रेडिंग बॉडीज़, स्पाइसर इंडस्ट्री और फार्मर्स की मदद से इसमें अगर FPO जुड़ते हैं तो मेरे ख्याल से ब्लॉक लेवल पे काम हो तो वो काफ़ी ज़्यादा इसमें सक्सेस रहेगा। थैंक यू सर, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। समय की कमी थी, लेकिन मुझे लगा कि डेवलपमेंट, इतने कंसर्न्स के बाद जब इतना डेवलपमेंट है तो पॉजिटिव स्टेप्स के साथ कितना होगा। Check. I request Rajesh Gupta sir to please come up on stage and present ma'am a memento. Here's a memento for the wonderful speech she just delivered. Thank you so much, ma'am. Thank you.